हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मनी सिंपल क्लासेस। और आज का लेक्चर है क्लास 11th अकाउंटेंसी एग्ज़ाम सपोर्ट पैकेज। और ये लेक्चर आपके फाइनल एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करेगा। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिफाइंस द टर्म अकाउंटिंग? द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ओनली। ये गलत स्टेटमेंट है। अकाउंटिंग में केवल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं किया जाता है। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का क्लासिफाइंग, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग और कम्युनिकेटिंग का काम होता है। तो केवल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना ये अकाउंटिंग में नहीं आएगा बच्चों। द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ओनली, यहाँ पे फिर ओनली लिख दिया, मतलब कि फाइनेंस अकाउंटिंग में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का केवल एनालाइजिंग या केवल रिकॉर्डिंग नहीं होता है। क्या होता है अकाउंटिंग में? अकाउंटिंग का मतलब क्या है? द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो आंसर हो जाएगा सी। डी क्यों नहीं? द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग बिजनेस ऑपरेशन इफिशिएंटली, ये मैनेजमेंट का डिफिनीशन हो सकता है। तो अकाउंटिंग का डिफिनीशन क्या है? तो अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें बिजनेस ट्रांजैक्शन का आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग और कम्युनिकेटिंग किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द इनकम स्टेटमेंट? इनकम स्टेटमेंट का मतलब यहाँ पे है बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम क्यों बनाते हैं? टू शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए क्या बनाया जाता है? बैलेंस शीट। टू रिकॉर्ड द इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय शेयर होल्डर्स इन अ कंपनी, ये शेयर होल्डर रजिस्टर में मेंटेन होता है, शेयर होल्डर्स रजिस्टर में मेंटेन होगा। टू लिस्ट द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ अ कंपनी, ये ट्रायल बैलेंस में एसेट्स लायबिलिटीज का लिस्टिंग होता है। क्या होगा ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट क्या है? तो टू समराइज द रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेज ऑफ अ कंपनी ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट को जानने के लिए। अब ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा? तो रेवेन्यू में से एक्सपेंस को माइनस कर। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट, व्हाट डज द टर्म लायबिलिटी रिप्रेजेंट इन अकाउंटिंग? लायबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन और पेबल। लायबिलिटी का मतलब जो आपको चुकाना है। तो एसेट्स ओन बाय द कंपनी, ये हमारा एसेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। रेवेन्यू जनरेटेड बाय द कंपनी, ये तो रेवेन्यू हो गया आपका। इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय द शेयर होल्डर्स, इसको शेयर होल्डर्स फंड भी कहते हैं या इक्विटी भी कह सकते हो या शेयर कैपिटल भी कह सकते हो। तो लायबिलिटी का मतलब डेट्स ऑन ओड बाय द कंपनी, कंपनी का जो कर्जा है। डेट का मतलब जो कर्ज है, जैसे आपका हो गया लोन हो गया, क्रेडिटर हो गया, बिल पेबल हो गया। तो ये सारा क्या आपका लायबिलिटी, द डेट्स ओड बाय द कंपनी, ये आंसर हो गया लायबिलिटी का मतलब। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द टर्म कैपिटल इन अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इक्वेशन आप लोग पढ़े हो गए। अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या होता है? एसेट्स इक्वल लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो कैपिटल का डिफिनीशन क्या हो जाएगा? कैपिटल कैसे निकालेंगे? तो लायबिलिटी इधर आ जाएगा, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो कैपिटल मीन्स इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन टर्म्स ऑफ मनी और एसेट, और कैपिटल मीन्स एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज, यानी कि एसेट्स माइनस लायबिलिटी हो गया। तो देखो बच्चों, बी आपका आंसर हो गया। द डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ये हमारा क्या हो गया? कैपिटल हो गया। नेक्स्ट, आंसर इसका बी। नेक्स्ट है आपका, विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल रिक्वायर्स बिजनेसेस टू रिकॉर्ड एक्सपेंसेज एंड लायबिलिटीज एज सुन एज पॉसिबल बट रेवेन्यूज एंड एसेट्स ओनली व्हेन दे आर एश्योर्ड? इसका मतलब कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल? अकाउंटिंग प्रिंसिपल में एक आप लोग पढ़े होंगे कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल क्या कहता था? कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग प्रॉफिट का एंटिसिपेशन नहीं करना है, लेकिन लॉस को प्रोवाइड करना है। या हमारा जो रेवेन्यू है, इस रेवेन्यू और एसेट्स को बाद में रिकॉग्नाइज कीजिए, पहले हम लोग एक्सपेंस और लायबिलिटी को रिकॉग्नाइज करेंगे। यानी कि कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट क्या कहता था?
कि प्रॉफिट का एंटीसिपेशन मत करो, लेकिन लॉस को ज़रूर प्रोवाइड करो, या रेवेन्यू और एसेट्स को बाद में रिकॉग्नाइज करो, एक्सपेंस और लायबिलिटी को पहले रिकॉग्नाइज करो। तो यहाँ पे वही कारण है कि एक्सपेंस और लायबिलिटीज को जितना जल्दी हो आप रिकॉग्नाइज कर दें, अकाउंट्स बुक में रिकॉर्ड कर दें। रेवेन्यू और एसेट्स को बाद में रिकॉग्नाइज करें जब एकदम श्योर हो जाए कि रेवेन्यू और एसेट्स हमारा हुआ है। तो कौन सा कॉन्सेप्ट हो जाएगा? कंजर्वेटिज्म। मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है? मैचिंग प्रिंसिपल कहता है कि जिस ईयर में रेवेन्यू हुआ हो उससे रिलेटेड एक्सपेंस को आप उसी पीरियड में, उसी ईयर में रिकॉग्नाइज करें, उसी पीरियड में रिकॉर्ड करें। तो ये मैचिंग प्रिंसिपल। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैचिंग प्रिंसिपल तो है नहीं। रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल भी सेम हो जाएगा। कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर हम फाइनेंशियल एक स्टेटमेंट बनाते हैं तो हर साल सेम अकाउंटिंग मेथड यूज करेंगे, हर साल सेम अकाउंटिंग पॉलिसी यूज करेंगे। यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो हर साल हमारा अकाउंटिंग मेथड्स क्या होगा? सेम होगा। अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग प्रिंसिपल सेम होगा। जैसे डिप्रिसिएशन का वैल्यूएशन अगर हम रिटेन डाउन वैल्यू मेथड से करते हैं तो हर साल रिटेन डाउन वैल्यू मेथड से ही होगा। इन्वेंट्री का वैल्यूएशन अगर हम फीफो मेथड से करते हैं तो हर साल फीफो मेथड से ही इन्वेंट्री का वैल्यूएशन होगा। तो ये आपका कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। लेकिन इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग business to record expenses and liabilities as soon as possible but revenue and assets only when they are assured। आंसर हो गया कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म का मतलब एक्सपेंस और लायबिलिटी को पहले रिकॉग्नाइज करो, रेवेन्यू एसेट्स को बाद में रिकॉग्नाइज करो, प्रॉफिट का एंटीसिपेशन नहीं करना है लेकिन लॉस को जरूर प्रोवाइड करवाना है, लॉस का प्रोविजन जरूर करना है। तो ये हमारा कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल हो जाएगा। नेक्स्ट, What does the consistency principle dictate in accounting? कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल क्या बताए कि हर साल सेम अकाउंटिंग पॉलिसी यूज होगा, सेम अकाउंटिंग पीरियड यूज होगा। जैसे पिछले साल अकाउंटिंग मेथड यूज किया गया, इस साल भी सेम अकाउंटिंग मेथड यूज होंगे। तो बताओ क्या होगा? एक्सपेंसेस मस्ट मैच विथ रिलेटेड रेवेन्यू। ये मैचिंग प्रिंसिपल हो गया, ये मैचिंग प्रिंसिपल। एसेट्स शुड बी रिकॉर्डेड एट देयर ओरिजिनल कॉस्ट, ये हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट हो गया। बिजनेसेस मस्ट रिपोर्ट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एट रेगुलर इंटरवल। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट हो गया। लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मस्ट फॉलो द सेम अकाउंटिंग मेथड फ्रॉम वन पीरियड टू द नेक्स्ट। ये आपका कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल है। कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल कहता है कि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो सेम अकाउंटिंग पॉलिसी यूज करें पीरियड टू पीरियड। यानी कि पिछले साल जिस मेथड से हम अकाउंटिंग मेंटेन किया, इस साल भी सेम मेथड से ही हम लोग अकाउंट्स मेंटेन करेंगे। तो आंसर हो गया इसका बी। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड यानी कि IFRS, कौन इस स्टैंडर्ड को सेट करने का रिस्पॉन्सिबल रखता है? तो बताओ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड नहीं, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, ये तो अमेरिका का US गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल यानी कि आपका गैप हो गया, ये US का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। IFRS जो है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है और वही सेट करता है। यानी कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के द्वारा IFRS का सेटिंग होता है। रिस्पॉन्सिबल कौन है? कौन सा बोर्ड रिस्पॉन्सिबल है IFRS के लिए? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इसको हम लोग इस तरह भी हम कहते हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और एक इंडिया का होता है IND अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये बच्चों इंडिया का है, और इंडिया का बहुत सारा चीज़ क्या होता है, इसका नकल होता है, इसके अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है, IFRS के अकॉर्डिंग। US गैप एकदम सेपरेट है, सेपरेट स्टैंडर्ड है, अलग एकदम, बहुत डिफरेंस मिल जाएगा US गैप और IFRS में, US गैप और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। तो इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट, अंडर IFRS विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज कॉमनली यूज फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन? लास्ट इन फर्स्ट आउट, वेटेड एवरेज, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन, ये यूज होता है US गैप में। लेकिन इन्वेंट्री का वैल्यूएशन देखो, जो इन्वेंट्री का वैल्यूएशन जो होता है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री कई मेथड से करते हैं। जैसे एक फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। लेकिन
IFRS के अकॉर्डिंग कौन सा सबसे ज़्यादा प्रिफर्ड मेथड है इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए? फीफो मेथड। तो आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट, इन द डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द फंडामेंटल प्रिंसिपल? डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, राइट हैंड साइड क्रेडिट, यानी कि जो भी ट्रांजेक्शन्स होता है उसको दो एस्पेक्ट्स में दिखाते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो पढ़ लो क्या होगा। एवरी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व्स एटलीस्ट वन अकाउंट रॉन्ग, एवरी ट्रांजेक्शंस अफेक्ट ओनली वन अकाउंट रॉन्ग, एवरी ट्रांजेक्शन अफेक्ट बोथ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज। नहीं है, आपको दिखाना होगा डेबिट और क्रेडिट। डबल एंट्री का मतलब कि एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो देखो सी आपका सही हो गया। एवरी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व्स एन इक्वल नंबर ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट्स। तो आंसर इसका हो गया सी। नेक्स्ट, इफ अ कंपनी परचेजेज इक्विपमेंट बाय पेइंग कैश, यानी कि आप एक सेकेंड, इक्विपमेंट परचेज कर रहे हो कैश देकर, तो क्या होगा इसका एंट्री? इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? इक्विपमेंट आपका एसेट्स है और इसको डेबिट में दिखा रहे हैं, तो एसेट्स आपका क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और कैश भी एसेट्स है ना, लेकिन कैश आप दे रहे हो, देकर खरीद रहे हो, तो कैश डिक्रीज होगा। तो दोनों अकाउंट इफेक्ट होगा, इक्विपमेंट भी और कैश भी, बोथ इक्विपमेंट एंड कैश अकाउंट्स। इक्विपमेंट अकाउंट आपका कैसे इफेक्ट हो रहा है? तो बाई इंक्रीज, और कैश आपका इफेक्ट हो रहा है बाई डिक्रीज। ठीक है, तो आंसर इसका हो गया सी। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग? एक्रूअल बेसिस क्या कहता है? एक्रूअल बेसिस कहता है कि जिस ईयर में एक्सपेंस हुआ हो, जिस ईयर में एक्सपेंस इनकर्ड हो, मतलब हुआ हो, चाहे आप पेड किए हो या ड्यू हो या पेड नहीं किए हो, उसको उसी ईयर में रिकॉर्ड करेंगे। यही है आपका एक्रूअल बेसिस, एक्रूअल कॉन्सेप्ट या एक्रूअल बेसिस। सेम ईयर में रेवेन्यू हुआ हो, सेम ईयर में रेवेन्यू अर्नड हुआ हो, चाहे आप रिसीव्ड किए हो या रिसीव्ड नहीं किए हो, जिस ईयर में रेवेन्यू अर्न हुआ उसको उसी ईयर में रिकॉर्ड कर लेंगे। यही है एक्रूअल बेसिस। तो देखो तो क्या होगा? टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन्स ओनली व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड आउट। नहीं, कैश इज रिसीव्ड और पेड आउट करेंगे तो ये तो आपका कैश बेसिस हो गया, ये नहीं होगा। टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन्स व्हेन दे अकर्ड रिगार्डलेस ऑफ व्हेन कैश इज रिसीव्ड, बिल्कुल सही, यही आंसर होगा। यानी कि जब ट्रांजेक्शन हुआ हो, चाहे आप कैश पेड किए हो, कैश रिसीव्ड किए हो, चाहे बकाया हो, वो उसी ईयर में रिकॉर्ड होगा। तो आंसर हो गया इसका बी। सी क्यों नहीं? द रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन्स ओनली आफ्टर कैश हैव बीन रिसीव्ड, तो कैश बेसिस हो गया। कैश बेसिस का मतलब ट्रांजेक्शन को तभी रिकॉर्ड करते जब कैश पेड हो या कैश रिसीव्ड हो। और डी तो एकदम नहीं लग रहा है कि टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स एंड प्रोजेक्शन, ये अकाउंटिंग का पार्ट है ही नहीं। अकाउंटिंग एस्टिमेट और प्रोजेक्शन पे नहीं चलता है, अकाउंटिंग एक्यूरेटली पे चलता है। तो इसका आंसर डी नहीं होगा। क्या होगा आंसर? बी। टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन्स व्हेन दे अकर। एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? एक्रूअल बेसिस क्या कहता है कि जिस ईयर में ट्रांजेक्शन हुआ हो उसको उसी ईयर में पेड करो, चाहे पेड हुआ हो या पेड नहीं हुआ हो, रिसीव्ड हुआ हो या रिसीव्ड नहीं हुआ हो। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, Which of the following statements is true regarding the cash basis of accounting? Cash basis क्या कहता है? Cash basis कहता है कि जिस ईयर में आपने पेमेंट कर दी है उसको उसी ईयर में आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर देना। तो देखो, इफ मैचेज रेवेन्यू एक्सपेंस पीरियड दिया, इनके तो रेवेन्यू, ये तो आपका एक्रूअल बेसिस हो गया। इट इज़ प्रिफर्ड मेथड फॉर लार्ज का बिल्कुल गलत। लार्ज कॉर्पोरेशन में कौन सा बेसिस पे से बनाते हैं हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट? एक्रूअल बेसिस पे। It provides a more accurate representation of company's financial position. It provides a more accurate representation of company, बिल्कुल गलत, ये भी नहीं है। कैश बेसिस नहीं। It is not compliant with generally accepted accounting में, बिल्कुल सही, ये एकदम सही है ऑप्शन बच्चों। यानी कि कैश बेसिस अकाउंटिंग जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के द्वारा एक्सेप्टेड नहीं है। या ये कौन से बेसिस पे अकाउंट मेंटेन करता है? एक्रूअल बेसिस पे। तो यहाँ पे क्या लिखा? इट इज़ नॉट कंप्लाइंट, यानी कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल कैश बेसिस पे अकाउंट मेंटेन नहीं करती है। तो फर्स्ट आंसर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि फर्स्ट आपका क्या है? एक्रूअल बेसिस। रेवेन्यू एक्सपेंसेस को जिस पीरियड में मैच करेंगे जब वो इनकर्ड हुआ, तो बिल्कुल ये एक्रूअल बेसिस हो गया। एक्रूअल बेसिस लार्ज कॉर्पोरेशन में प्रेफर्ड मेथड होता है, कैश बेसिस नहीं चलेगा बच्चों। कैश बेसिस
कहीं पे भी नहीं। इंडिया में भी अकाउंटिंग, इंडिया में भी जो अकाउंट्स मेंटेन करते हैं वहाँ पर भी कैश बेसिस से नहीं बनता है, वहाँ एक्रूअल बेसिस से बनता है। सारा जगह, सारा दुनिया में एक्रूअल बेसिस है। तो ये आंसर हो जाएगा डी। विच डॉक्यूमेंट इज इशूड बाय अ सेलर टू अ बायर इंडिकेटिंग द प्रोडक्ट्स क्वांटिटीज एंड अग्रीड प्राइसेज। सेलर जब बायर को सामान बेचता है तो कौन सा डॉक्यूमेंट यूज करता है वो, जिसमें प्रोडक्ट का नाम हो, प्रोडक्ट का क्वांटिटी हो, उसका प्राइस हो। तो इनवॉइस याद रखो बच्चों, यानी कि जब गुड्स को हम क्रेडिट पे खरीदते बेचते हैं तो कौन सा डॉक्यूमेंट यूज किया जाता है, इनवॉइस। दो चीज़ होता है बच्चों, एक होता है कैश मेमो, एक होता है इनवॉइस। ठीक है, जितने भी रिसीट्स पेमेंट होते हैं वो सब आपका कैश मेमो, उसके लिए कौन सा सोर्स डॉक्यूमेंट हो गया, कैश मेमो। क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल के लिए कौन सा सोर्स डॉक्यूमेंट यूज होता है, इनवॉइस। तो आंसर क्या होगा इसका, इनवॉइस, सी। वाउचर का मतलब होता है एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन, एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन। जैसे कि आप क्या कर लो, सिनेमा देखने जाते हो तो टिकट खरीदते हो, तो टिकट आपका क्या हो गया, वाउचर हो गया। बैंक में पैसा जमा करते हो तो बैंक से क्या मिलता है, पे स्लिप मिलता है, ये आपका वाउचर हो गया। एडमिशन लोगे तो स्लिप मिलता है, ये आपका क्या हो गया, वाउचर हो गया। एविडेंस, ट्रांजैक्शन का एविडेंस। डेबिट नोट परचेज रिटर्न के केस में यूज किया जाता है और क्रेडिट नोट सेल्स रिटर्न में यूज किया जाता है। तो आंसर इसका हो जाएगा इनवॉइस। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ रिसिप्ट वाउचर। रिसिप्ट वाउचर का पर्पस, रिसिप्ट वाउचर आपका कैश मेमो में होगा, यानी कि टू रिकॉर्ड कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, सिंपल। कैश पेड जो होगा वो पेमेंट वाउचर में मेंटेन होगा। कैश पेड टू सप्लायर के लिए पेमेंट वाउचर। नॉन कैश ट्रांजैक्शन के लिए आपका क्या होगा, एक अलग वाउचर बनता है जिसको जर्नल वाउचर कह सकते हो, जर्नल वाउचर। डिप्रिसिएशन ये भी आपका वही हो जाएगा, जर्नल वाउचर। यानी कि जनरली रिसीव वाउचर का पर्पस क्या है, तो जो भी हम पैसा रिसीव करते हैं, यानी टू रिकॉर्ड कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स। आंसर हो गया इसका ए। चलो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स वुड डिक्रीज बोथ एसेट्स एंड ऑनर्स इक्विटी। इनमें से कौन सा ट्रांजेक्शन है जिससे एसेट्स भी डिक्रीज होगा और इक्विटी, ऑनर्स इक्विटी मतलब कैपिटल भी डिक्रीज होगा। आपको क्या बताने हैं, एक ऐसा ट्रांजेक्शन जिससे एसेट्स डिक्रीज हो रहा है और कैपिटल भी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो परचेज ऑफ इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट, इक्विपमेंट खरीदेंगे तो एंट्री क्या होगा, इक्विपमेंट, और जिससे खरीदते हैं उसको सप्लायर या क्रेडिटर कहते हैं। तो इक्विपमेंट तो आपका एसेट्स है, तो इस ट्रांजेक्शन से क्या हो रहा है, एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, और क्रेडिटर मतलब लायबिलिटी, लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रहा है। तो बच्चों तो ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि एसेट्स डिक्रीज दिखाना है और कैपिटल भी डिक्रीज। यूटिलिटी बिल हम चुकाते हैं, तो यूटिलिटी बिल आपका एक्सपेंस हुआ डेबिट में, और चुकाओगे तो टू क्या होगा, कैश होगा। तो आपका कैश डिक्रीज हो रहा है, लेकिन कैपिटल डिक्रीज थोड़ी ना हो रहा है। लेकिन सी नंबर देखो तो, विड्रॉल और कैश बाय द ऑनर, ऑनर कैश विड्रॉ कर रहा है पर्सनल यूज के लिए, तो ड्राइंग टू क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा। तो कैश आपका डिक्रीज हो रहा है, मतलब एसेट्स डिक्रीज हो रहा है, और ड्राइंग को डेबिट में दिखाने का मतलब कैपिटल भी डिक्रीज हो रहा है। कैपिटल से माइनस करते हैं ना ड्राइंग को, तो आंसर हो जाएगा सी। सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश, इसका एंट्री क्या होगा, कैश आपका डेबिट और सेल आपका क्रेडिट। तो कैश आपका एसेट से इंक्रीज हो रहा है, बेच रहे हो कैश पे, तो कैश आपका आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा है, रेवेन्यू भी हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो ये तो है ही नहीं, तो हमारा आंसर क्या होगा, सी, विड्रॉल ऑफ कैश बाय द ऑनर। इससे हमारा कैश गया, यानी कि एसेट्स डिक्रीज हुआ, और ड्राइंग को डेबिट में दिखाने का मतलब कैपिटल से डिक्रीज हुआ। आंसर हो गया सी। नेक्स्ट, इफ अ कंपनीज टोटल एसेट्स आर 2 लाख एंड ऑनर सिक्योरिटी, ऑनर सिक्योरिटी मतलब कैपिटल आपका हो जाएगा 1,20,000। तो टोटल लायबिलिटी क्या होगा, तो अकाउंटिंग इक्वेशन से बना लो, एसेट्स इक्वल लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट्स हमारा है 2 लाख, लायबिलिटी हमको निकालने हैं, और कैपिटल है 120। तो इसको इधर ले आओ तो लायबिलिटी कितना हो जाएगा, 80, लायबिलिटी कितना हो जाएगा, 80,000। आंसर हो गया बी। नेक्स्ट, when an assets account is increased, which account is typically credit। assets increase होने का मतलब
आपका क्रेडिट में क्या होगा बताओ? तो एसेट्स इंक्रीज करेगा तो रेवेन्यू का एंट्री क्या करेंगे? रेवेन्यू का एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू अकाउंट। तो इसमें तुम देखोगे कि अगर हम रेवेन्यू का मतलब हो गया सेल, अगर तुम सेल करते हो कैश में तो कैश आपका इंक्रीज हो रहा है। लायबिलिटी को अगर क्रेडिट में दिखाते हो, जैसे एसेट्स खरीदे तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट, बिल्कुल ये सही बैठ रहा है। अब एसेट्स को आप उधार पे खरीदते हो तो एसेट्स आपका इंक्रीज हो रहा है। हाँ, एसेट्स इंक्रीज हो रहा है तो आपका क्या हो रहा है? लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रहा है। तो कौन सा अकाउंट को क्रेडिट में करेंगे? लायबिलिटी अकाउंट को, बिल्कुल सही। जब एसेट्स अकाउंट इंक्रीज होगा, कौन सा अकाउंट आपका टिपिकली क्रेडिट होगा? तो जनरली एसेट्स हम दो तरह से खरीदते हैं। एक एसेट्स कैश देकर खरीदेंगे तो एसेट्स टू कैश, तो एसेट्स आपका इंक्रीज हो रहा है, मैच कर रहा है आपका। और कैश आपका देखो तो इसमें है ही नहीं, तो ये नहीं होगा। और एक एसेट्स को हम उधार पे खरीदते हैं तो क्या एंट्री करते हैं? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू, उधार पे खरीदेंगे तो क्या होगा? क्रेडिटर मान लो, ले लो क्रेडिटर या वेंडर या सप्लायर, ठीक है। तो क्रेडिटर वेंडर सप्लायर ये सब क्या है? आपका लायबिलिटी है। तो एसेट्स अगर इंक्रीज करेगा, एसेट्स खरीदोगे तो एसेट्स आपका डेबिट में, मतलब एसेट्स इंक्रीज हो रहा है। तो जब एसेट्स इंक्रीज होगा तो क्रेडिट में आपका क्या होगा? क्रेडिटर वेंडर सप्लायर मतलब लायबिलिटी। अगर कैश में खरीदेंगे तो क्रेडिट में क्या होगा? कैश होगा। तो यहाँ पे टिपिकली क्रेडिटेड में क्या होगा? लायबिलिटीज, क्योंकि कैश तो है ही नहीं। आंसर हो गया बी। नेक्स्ट, व्हेन अ लायबिलिटी अकाउंट इज डिक्रीज, तो कौन सा अकाउंट आपका लायबिलिटी अकाउंट डिक्रीज होने का मतलब, लायबिलिटी अकाउंट डिक्रीज होने का मतलब तुम लायबिलिटी पेड कर रहे हो तो लायबिलिटी आपका डेबिट हो जाएगा। आप लोग पढ़े होगे ना अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, आपका जो नियम है जनरल बनाने में, लायबिलिटीज अगर इंक्रीज करता है तो क्रेडिट और लायबिलिटी अगर डिक्रीज करता है तो डेबिट। लायबिलिटी कब डिक्रीज करेगा? जब पेड करोगे। तो ये तो क्लियर है, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट। किससे पेड करते हैं? कैश है ना। तो यानी कि कौन सा अकाउंट को क्रेडिट में करना है? कौन सा अकाउंट को? एसेट्स अकाउंट। अब लायबिलिटी पेड करोगे तो कैश से पेड करोगे, तो कैश आपका क्या होगा? क्रेडिट। कैश क्या है? एसेट। तो एसेट्स अकाउंट को क्रेडिट में करेंगे। आंसर हो गया ए। नेक्स्ट, व्हेन गुड्स आर परचेज ऑन क्रेडिट, तो विच अकाउंट्स आर टिपिकली डेबिटेड एंड क्रेडिट? जब परचेज करेंगे क्रेडिट पे तो क्या एंट्री होगा? परचेज एक्सपेंस हो रहा है डेबिट, और क्रेडिट पे खरीदते हैं तो उसको क्या करते हैं? क्रेडिटर अकाउंट या अकाउंट पेबल अकाउंट। क्रेडिटर को ही अकाउंट पेबल या बिल पेबल भी कह सकते हो। तो परचेज टू क्रेडिटर हो जाएगा बच्चों। डेबिट में क्या होगा? परचेज, डेबिट में परचेज और क्रेडिट में क्रेडिटर यानी कि अकाउंट पेबल। तो आंसर हो गया इसका सी, सिंपल। एक और फटाक से बना दो। इफ़ अ कंपनीज पेज रेंट इन कैश फॉर द मंथ, रेंट पेड किए तो क्या एंट्री होगा? रेंट टू कैश। तो डेबिट में रेंट, क्रेडिट में कैश। आंसर हो गया ए, डेबिट में रेंट या रेंट एक्सपेंस और क्रेडिट में आपका कैश। आंसर ए। नेक्स्ट, विच गवर्नमेंट बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी इन इंडिया? इंडिया में जीएसटी के एडमिनिस्ट्रेशन कलेक्शन के लिए कौन सा गवर्नमेंट बॉडी रिस्पॉन्सिबल है? बच्चों ये तो याद ही रखो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स, CBIC। गुड्स एंड सर्विस नेटवर्क नो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जीएसटी से कोई लेना देना नहीं। सेबी का काम शेयर मार्केट से है। सेबी क्या है? शेयर मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट कंट्रोल करता है। आंसर हो गया बच्चों सी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। जीएसटी क्या है? एक तरह का जीएसटी मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये आपका इनडायरेक्ट टैक्स है जो गुड्स एंड सर्विसेज के ट्रांजैक्शन पे यानी परचेज और सेल पे लगाए जाते हैं। तो इसका आंसर सी हो गया। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स? क्या होगा? चलो लास्ट से देखते हैं। टू रिड्यूस द ट्रांसपेरेंसी इन टैक्सेशन, चलो थोड़ा बहुत ठीक ठाक लग रहा है। तो इम्पोज एडिशनल टैक्सेज, ये बिल्कुल एडिशनल टैक्स एकदम इम्पोज नहीं हो रहा है। टू इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कंज्यूमर्स, तो इंक्रीज नहीं, ये पहले वाला टैक्स था। पहले जो अलग अलग टैक्स लगते थे, जैसे CST हो गया, आपका हो गया बैट हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, उससे कॉस्ट बढ़ जाता था प्रोडक्ट का। लेकिन जीएसटी का मेन पर्पस क्या था? टू सिंप्लीफाई द टैक्स स्ट्रक्चर बाय रिप्लेसिंग मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी से पहले बहुत सारे टैक्सेज होते थे, जैसे कि आपका एक्साइज ड्यूटी हो गया, CST हो गया, वैट हो गया,
अब सबको सिंप्लीफाई कर दिया, सारे मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्स को एक सिंप्लीफाई करके एक कॉमन टैक्स में कन्वर्ट कर दिया गया, जिससे हम लोग जीएसटी कहते हैं। तो आंसर हो गया इसका बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ मेंटेनिंग अ लेजर इन अकाउंटिंग? लेजर मेंटेन करने का मेन पर्पस क्या है? टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये तो जनरल एंट्री में काम करते हैं। ट्रांजैक्शन को केवल रिकॉर्ड करने का काम डेट वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जनरल एंट्री में होता है। टू प्रोवाइड अ समरी ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन सिंगल अकाउंट। लेजर में सिंगल अकाउंट नहीं, यहाँ पे है टू प्रोवाइड अ डिटेल्ड रिकॉर्ड ऑफ इस ट्रांजैक्शन इन सेपरेट अकाउंट। लेजर में हम लोग क्या करते हैं, कैश का अलग से अकाउंट बनाए, कैपिटल का अलग से अकाउंट मेंटेन करेंगे, बैंक अकाउंट अलग बनेगा, सेपरेट अकाउंट्स में अलग अलग ट्रांजेक्शन्स को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। जितने भी कैश ट्रांजेक्शन्स होगा कैश अकाउंट में, कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन कैपिटल अकाउंट में, बैंकिंग ट्रांजेक्शन को बैंक अकाउंट में। तो आंसर हो गया इसका सी। टू कैलकुलेट द टोटल रेवेन्यू ऑफ अ कंपनी, बिल्कुल गलत। सिर्फ टोटल रेवेन्यू क्या कहते हैं, लेजर से हम लोग केवल टोटल रेवेन्यू नहीं पता करते, टोटल परचेज भी पता करते हैं, टोटल एक्सपेंस कितना कैपिटल लगा, बैंक में कितना ट्रांजेक्शन हुआ, सब पता होता है। तो आंसर इसका सी हो गया। नेक्स्ट, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन पोस्टिंग अ ट्रांजेक्शन टू द लेजर? पोस्टिंग का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो एक जनरल एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो कैश को जब हम लेजर में ट्रांसफ़र करते हैं ना, इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, पोस्टिंग कहा जाता है। तो लेजर ट्रांजैक्शन को लेजर में पोस्ट करने का पहला स्टेप क्या है? डिटरमाइनिंग द ट्रांजैक्शन अमाउंट, नो। प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस, नो। वेरीफाइंग द एक्यूरेसी ऑफ द ट्रांजैक्शन, नो। आइडेंटिफाइंग द अकाउंट्स अफेक्टेड बाय द ट्रांजैक्शन, सबसे पहले अकाउंट्स आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे कि हमारे पास दो अकाउंट है, कैश अकाउंट बना रहे हो, कैपिटल अकाउंट बना रहे हो। तो कैश अकाउंट पहले अकाउंट्स आइडेंटिफाई करेंगे और कैश जो भी होगा उसको कैश में दिखा देंगे, कैपिटल को कैपिटल में दिखा देंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, आइडेंटिफाइंग द अकाउंट्स अफेक्टेड बाय द ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ बैलेंसिंग अ लेजर अकाउंट? लेजर अकाउंट को बैलेंस करने का पर्पस क्या है? टू इंश्योर दैट ऑल ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड एक्यूरेटली। ये लेजर का काम नहीं है, ट्रायल बैलेंस का काम है। टू कैलकुलेट द टोटल एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी, ये अलग चीज़ है, ये आपका लेजर का फंक्शन नहीं है। टू डिटरमाइन द नेट इनकम प्रॉफिट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ये पर्पस हो गया। टू इंश्योर दैट द टोटल डेबिट्स इक्वल द टोटल क्रेडिट्स ऑफ द इन द अकाउंट। आंसर हो गया सी। लेजर अकाउंट बैलेंस करने का ही पता करता है कि डेबिट और क्रेडिट आपका कितना इक्वल है, ठीक है। इसलिए ना ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो आप लोग को याद होगा कि लेजर में जो बैलेंस होता है, जिसको हम लोग बैलेंस बीडी कहते हैं, इसी को हम लोग ट्रायल बैलेंस में दिखाते हैं। और ये डेबिट और क्रेडिट दोनों होता है और लास्ट में देखते हो दोनों साइड इक्वल हो जाता है। मतलब यही पता करने के लिए डेबिट्स और क्रेडिट्स टोटल आपका क्या हो, इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो लेजर अकाउंट बैलेंस करने का ही पर्पस है, इंश्योर करना कि टोटल डेबिट्स इक्वल द टोटल क्रेडिट्स इन द अकाउंट। आंसर हो गया डी। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ मेंटेनिंग अ कैश बुक इन अकाउंटिंग? अकाउंटिंग में कैश बुक मेंटेन करने का क्या उद्देश्य है? टू रिकॉर्ड ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं, कैश बुक में केवल कैश ट्रांजेक्शन दिखाया जाता है। टू रिकॉर्ड ओनली कैश ट्रांजेक्शन, ये बिल्कुल सही। सी के क्यों नहीं? टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू सेल एंड परचेज नहीं, सेल आपका क्रेडिट सेल भी होता है, परचेज भी क्रेडिट परचेज होता है। तो कैश बुक में केवल कैश ट्रांजेक्शन दिखाते हैं। तो रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एसेट्स आपका क्रेडिट पे भी परचेज होता है। केवल कैश ट्रांजेक्शन को दिखाना आपका कैश बुक का पर्पस है, कैश बुक में केवल कैश ट्रांजेक्शन दिखाया जाता है। तो आंसर हो गया बी। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ कैश बुक इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू स्मॉल पेमेंट्स? स्मॉल पेमेंट को यहाँ पे कर सकते हो पेटी पेमेंट्स, खुदरा पेमेंट, खुदरा रिसिप्ट, ये सब किस में होगा? पेटी कैश बुक में ना बच्चों। कैश बुक आपका 4 टाइप्स का, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक और पेटी कैश बुक। तो जितने भी स्मॉल ट्रांजेक्शन होते हैं रिगार्डिंग कैश, वो आपका पेटी कैश बुक में हो जाता है। सिंगल कॉलम कैश बुक हो गया। डबल कॉलम कैश बुक में, सिंगल कॉलम कैश बुक में एक ही कॉलम बनता है किसका? कैश का। डबल कॉलम कैश बुक में 2 कॉलम बनेगा, एक कैश और बैंक का, और नहीं तो एक कैश और डिस्काउंट का। 3 कॉलम कैश बुक में 3 कॉलम बनता है, कैश का, बैंक का और डिस्काउंट का। तो इसका आंसर हो गया बच्चों ए, पेटी कैश बुक। नेक्स्ट,
विच सब्सिडरी बुक इज यूज टू रिकॉर्ड क्रेडिट सेल ट्रांजेक्शन। क्रेडिट सेल ट्रांजेक्शन आपका सेल्स बुक में रिकॉर्ड होगा। देखो सब्सिडरी बुक कितने तरह के होते हैं, सब्सिडरी बुक 8 तरह का होता है, यानी कि 8 टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक वी हैव। फर्स्ट है परचेज बुक, सेकेंड हो गया सेल्स बुक, थर्ड हो गया आपका परचेज रिटर्न बुक, फोर्थ हो गया सेल्स रिटर्न बुक, फोर्थ हो गया सेल्स रिटर्न बुक, फिफ्थ हो गया आपका बिल रिसीवेबल बुक, सिक्स हो गया बिल पेबल बुक, 7 हो गया कैश बुक और 8 हो गया आपका जर्नल प्रॉपर। परचेज बुक में क्रेडिट परचेज को रिकॉर्ड करते हैं जो उधार पे खरीदा गया हो। सेल्स बुक में क्रेडिट सेल्स को रिकॉर्ड किया जाता है जो उधार पे बेचा गया हो। परचेज रिटर्न में क्या होता है, जो गुड्स हम खरीदे फिर वापस कर दिए, तो जो भी परचेज रिटर्न हुआ परचेज रिटर्न बुक, सारे सेल्स रिटर्न को सेल्स रिटर्न बुक में, बिल रिसीवेबल बिल पेबल ये सब आपका बिल रिसीवेबल बुक बिल पेबल बुक में मेंटेन होगा। सारा कैश ट्रांजेक्शन्स वो आपका कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। और जो भी ट्रांजेक्शन ऊपर के ये 7 बुक्स में नहीं हुआ वो किस में हो जाएगा, आपका जर्नल प्रॉपर में हो जाएगा। जैसे जर्नल प्रॉपर में क्या एंट्री होता है, रेक्टिफिकेशन एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, ठीक है, ये सारे एंट्री जर्नल प्रॉपर में होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका विच सब्सिडरी बुक इज यूज टू रिकॉर्ड क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल है ना, क्रेडिट सेल किस में आएगा, सेल्स बुक में। आंसर हो गया बी। नेक्स्ट है इन विच सब्सिडरी बुक आर कैश सेल्स। कैश सेल जो होता है कैश ट्रांजेक्शन है, यानी कैश बुक में मेंटेन हो जाएगा। कैश सेल्स का मतलब कैश ट्रांजेक्शन है। अब सेल की पैसा आया कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। सेल्स बुक में क्रेडिट सेल रिकॉर्ड होता है। इफ अ कंपनी परचेजेस गुड्स ऑन क्रेडिट इन विच सब्सिडरी बुक वुड दिस ट्रांजेक्शन। क्रेडिट पे खरीदा जा रहा है ना, यानी परचेज बुक। अब वही कैश परचेज हो तो किस में रिकॉर्ड होगा, कैश बुक में। तो इफ अ कंपनी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट किस में हो जाएगा, परचेज बुक में रिकॉर्ड होगा। नेक्स्ट, व्हेन गुड्स आर रिटर्न बाय ए कस्टमर। कस्टमर से रिटर्न आया मतलब सेल्स रिटर्न, एंट्री होगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। ये किस में रिकॉर्ड होगा, सेल्स रिटर्न बुक में, यानी कि रिटर्न इनवर्ड बुक। सेल्स रिटर्न को ही रिटर्न इनवर्ड भी कहा जाता है। आंसर हो गया डी। और वही गुड्स हम गुड्स सप्लायर को रिटर्न कर दिए तो किस में रिकॉर्ड होता है, रिटर्न आउटवर्ड बुक या परचेज रिटर्न बुक। लेकिन यहाँ पर कस्टमर से रिटर्न आ रहा है मतलब सेल्स रिटर्न है, रिटर्न इनवर्ड बुक या सेल्स रिटर्न बुक। आंसर हो गया आपका डी। चलो नेक्स्ट, विच सब्सिडरी बुक इज यूज टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन रिगार्डिंग एडजस्टमेंट एंट्री। जितने भी एडजस्टमेंट एंट्री है किस में रिकॉर्ड होगा, जर्नल प्रॉपर में। परचेज बुक में क्रेडिट परचेज को रिकॉर्ड करेंगे। सेल्स बुक में क्रेडिट सेल को रिकॉर्ड किया जाता है। रिटर्न इनवर्ड बुक में जो सेल्स रिटर्न होता है उसको रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल प्रॉपर में ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, रेक्टिफाइंग एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री ये सारे रिकॉर्ड होते हैं। आंसर हो गया सी। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग अ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, यानी BRS। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट BRS क्यों बनाया जाता है, तो जब हमारे पास कैश बुक बैलेंस अब पासबुक बैलेंस इक्वल नहीं आता और टैली नहीं करता हो तो दोनों को रिकॉन्सिल करते हैं, यानी कि दोनों के बैलेंस को रिकॉन्सिल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं। तो आंसर ये हो जाएगा बच्चों, टू रिकॉन्साइल द बैलेंस ऑफ द कैश बुक विद द बैलेंस शोन इन द बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट मतलब पासबुक, तो कैश बुक बैलेंस और पासबुक बैलेंस को रिकॉन्साइल करने के लिए BRS बनाया जाता है। ये तो डिफिनीशन ही है। टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट अर्न बिल्कुल गलत। टू रिकॉन्सिल द पेटी कैश बुक का यहाँ लेना देना नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी इसका यूज नहीं करना। बस एक तरह का वेरिफिकेशन फंक्शन है, ये जस्टिफिकेशन फंक्शन है, अपने आप को जस्टिफाई करते हैं ताकि हमारा कैश में कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। तो आपका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट कौन बनाया जाता है, बच्चों याद रखो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट कस्टमर के द्वारा बनाया जाता है। कस्टमर कौन होता है, जो बिजनेसमैन होता है। लेकिन बिजनेसमैन खुद थोड़ी ना बनाता होगा, उसके लिए क्या रखता है, अकाउंटेंट रखता है। आंसर हो गया बी। ऑडिटर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाता है। ऑडिटर का काम क्या है, वो बड़ा काम होता है, ऑडिट करना काम होता है। बैंक का तो काम ही नहीं है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट कौन बनाएगा, कस्टमर। तो कस्टमर खुद थोड़ी बनाता है, बड़े बड़े कंपनी का क्या होता है, अकाउंटेंट के द्वारा बनाया जाता है। आंसर हो गया बी।
नेक्स्ट है विच साइड ऑफ द बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट रिप्रेजेंट्स द बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, यानी कि पासबुक। पासबुक का कौन सा बैलेंस होता है? देखो बच्चों, कैश बुक का डेबिट बैलेंस, तो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस। तो पासबुक का कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। यानी कि विच साइड ऑफ द बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट रिप्रेजेंट द बैलेंस। अगर कुछ भी मेंशन ना हो तो यही ना मानेंगे कि बैंक में मेरा पॉजिटिव बैलेंस है। अब बैंक में पॉजिटिव बैलेंस हो तो पासबुक क्या होता है? क्रेडिट। यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट मतलब पासबुक, तो कैश बुक का डेबिट तो पासबुक का क्रेडिट। यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? क्रेडिट साइड। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ ट्रायल बैलेंस? ट्रायल बैलेंस का प्राइमरी पर्पस क्या है? टू इंश्योर दैट ऑल ट्रांजेक्शन्स हैव बी रिकॉर्डेड एक्यूरेटली। बिल्कुल सही, यही आंसर हो जाएगा। ट्रायल बैलेंस का मेन पर्पस क्या है? इंश्योर करना कि सारे ट्रांजेक्शन लेजर में सही सही रिकॉर्ड एक्यूरेटली रिकॉर्ड किए गए हैं या नहीं किए गए। टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का काम हो गया। प्रॉफिट निकालना, ये ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का काम है। कैश बुक बैंक स्टेटमेंट को रिकॉन्साइल करना, ये तो BRS का पर्पस हो गया। तो ट्रायल बैलेंस का मेन ऑब्जेक्टिव टू इंश्योर दैट ऑल ट्रांजेक्शन्स हैव बीन रिकॉर्डेड एक्यूरेटली इन द लेजर। आंसर हो गया ए। नेक्स्ट, in a trial balance if the total of debit balances exceeds the total of credit balances, what does it indicate? अगर आपका डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस अधिक है, इसका मतलब जब ट्रायल बैलेंस बना रहे हो तो आपका डेबिट में 11,000 है और क्रेडिट में 10,000 है। इसका मतलब डेबिट में एक्सेस है। क्यों है? देयर इज एरर इन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। एरर मतलब कौन सा एरर, यहाँ पता ही नहीं चल रहा है। देयर इज एन एक्सेस ऑफ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी जब एक्सेस होगा तो क्रेडिट अधिक होता, तो ये भी नहीं होगा। देयर इज एन एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटी। बिल्कुल, ट्रायल बैलेंस जब डेबिट बैलेंस अधिक है तो डेबिट माइनस क्रेडिट हम क्या कर सकते हैं? क्रेडिट में कैपिटल से बैलेंसिंग कर सकते हैं। तो डेबिट साइड अधिक होने का मतलब कि आपका एसेट जो है लाइबिलिटी से अधिक है, इसलिए हो सकता है कि डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस से अधिक है। तो ये आप कंक्लूजन में लिख सकते हो, देयर इज एन एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटी। यानी कि एसेट लाइबिलिटीज अधिक हो तो उस केस में आपका डेबिट अधिक होगा। और ऐसे बहुत सारे रीजन है, लेकिन यहाँ ऑप्शन के हिसाब से हमारा ये हो जाएगा, देयर इज एन एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटी। एसेट्स का बैलेंस क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है ना। और लाइबिलिटीज का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस। एक्सेस ऑफ एसेट्स यानी कि डेबिट, आपका क्रेडिट से क्या है? एक्सेस है। आंसर हो गया सी। नेक्स्ट, What type of error occurs when a transaction is completely omitted? देखो एरर में क्या है कि आप अकाउंट जब मेंटेन कर रहे हैं तो आपने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना भूल गए, आप ओमिट कर दे, छोड़ दिए, तो कौन सा एरर हो जाएगा? एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ कमीशन क्या होता है कि जब हम रॉन्ग साइड दिखा देते हैं, रॉन्ग अमाउंट से दिखा देते हैं। एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब कि आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल में गड़बड़ कर दिए। जैसे आप फर्नीचर खरीदें और एंट्री कर दिए परचेज टू कैश, जबकि एंट्री क्या होना चाहिए था? फर्नीचर टू कैश होना चाहिए था। ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है। तो यहाँ पे कम्प्लीटली ओमिटेड फ्रॉम द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स क्या हो जाएगा? कौन सा एरर है? एरर ऑफ ओमिशन, सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स रिजल्ट्स फ्रॉम पोस्टिंग अ ट्रांजेक्शन टू द रॉन्ग अकाउंट? यानी कि आपने क्या किया? परचेज अकाउंट को गलती से फर्नीचर अकाउंट में दिखा दिया, बिल्डिंग अकाउंट में दिखा दिया, परचेज रिटर्न अकाउंट में दिखा दिया, तो एरर ऑफ कमीशन है। एरर ऑफ प्रिंसिपल होता है जब आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल में गड़बड़ करते हो, जब अलग साइड में दिखा दिए, गलत साइड में दिखा दिए, गलत अमाउंट में रिकॉर्ड कर दिए, वो आपका एरर ऑफ कमीशन है। आंसर हो गया बी। नेक्स्ट, इफ अ ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड एज अ डेबिट व्हेन इट शुड हैव बीन रिकॉर्डेड एज क्रेडिट। यानी कोई भी ट्रांजेक्शन को डेबिट में होना चाहिए था लेकिन आपने क्रेडिट में रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है ना। तो किस तरह का एरर ऑफ प्रिंसिपल? जैसे एसेट्स का नॉर्मली बैलेंस होता है डेबिट और आपने एसेट्स को क्रेडिट में रिकॉर्ड कर दिए, तो ये आपका क्या हो गया? प्रिंसिपल्स को आपने गलती कर, प्रिंसिपल वाइज गलती कर दिया, एरर ऑफ प्रिंसिपल हो जाएगा ये। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ रेक्टिफाइंग एरर्स इन अकाउंटिंग? देखो अकाउंटिंग आपका रिलायबल होना चाहिए। अकाउंटिंग ऐसा होना चाहिए कि आपके जो स्टेक होल्डर्स है, आपके जो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो यूजर्स है, उसको आपके अकाउंट्स बुक में विश्वास हो। तो इसलिए एरर अगर होगा तो लोग विश्वास नहीं करेंगे, तो उसका रेक्टिफिकेशन किया जाता है ताकि अकाउंट्स बुक हमारा रिलायबल हो, हमारा अकाउंटिंग सही इन्फॉर्मेशन दे। तो क्या होगा? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ रेक्टिफाइंग एरर्स इन अकाउंटिंग? क्या होगा?
to ensure that financial statements accurately reflect the financial position of the company। बिल्कुल सही। अकाउंट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का मेन पर्पस यही है, इंश्योर करना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही से रिफ्लेक्ट हो, जिससे बिजनेस का सही फाइनेंशियल पोजीशन या सही फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की जानकारी स्टेक होल्डर तक पहुंचे। टू इंक्रीज द कम्प्लेक्सिटी, बिल्कुल नहीं। टू शिफ्ट द रिस्पॉन्स, ये तो एक नॉनसेंस स्टेटमेंट है। टू डिले द प्रिपरेशन, नहीं डिले क्या, रेक्टिफिकेशन अच्छा चीज़ है। एरर का रेक्टिफिकेशन करना ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर अकाउंट्स बुक में एरर हो तो फिर अकाउंटिंग हमारा जो है रिलायबल नहीं होगा। एक्यूरेट होगा तभी तो रिलायबल होगा ना, तभी तो स्टेक होल्डर्स उस पर विश्वास कर सकते हैं। आंसर हो गया ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ रेक्टिफाइंग एरर्स इन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में जब एरर्स को रेक्टिफिकेशन करते हैं तो कौन कौन एंट्री नहीं करते, इसमें से कौन सा मेथड नहीं है। रिवर्सिंग एंट्री तो बिल्कुल होता है, जनरल एंट्री करके भी हम रेक्टिफिकेशन करते हैं, रेक्टिफिकेशन एंट्री तो होगा। कंपाउंड जनरल एंट्री कोई मेथड नहीं है, यानी कि अकाउंटिंग में जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करते हैं तो कंपाउंड जनरल एंट्री का कोई यूज ही नहीं है। तो आंसर हो गया इसका डी, नॉट अ मेथड। कंपाउंड जनरल एंट्री आपका कोई तरीका नहीं है एरर को रेक्टिफाई करने का। आंसर डी। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग अ सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट क्यों बनाते थे बच्चों? जब ट्रायल बैलेंस बना रहे हो और आपका डेबिट साइड या क्रेडिट साइड घटता है तो हम क्या करते हैं, सस्पेंस अकाउंट से बैलेंस करते हैं। और सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, टेम्पोररी अकाउंट होता है, टेम्पोरली अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट क्या है, टेम्पोरली अकाउंट होता है। और ये पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट कोई भी अकाउंट हो सकता है। तो यहाँ पे इसका मेन काम क्या है, सस्पेंस अकाउंट का। जब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर किया जाता है तो सस्पेंस अकाउंट मेंटेन करने का, सस्पेंस अकाउंट प्रिपेयर करने का पर्पस क्या है, तो टू टेम्पोरली होल्ड द बैलेंस ऑफ करेक्ट एंट्रीज। यानी कि अभी फ़िलहाल के लिए हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस को सस्पेंस अकाउंट बनाकर टेम्पोररी पर्पस के लिए इक्वल कर लेते हैं। अब बाद में जब फाइनल अकाउंट बनाने जाते हैं तब उस समय उसको रेक्टिफाइंग करते हैं, जो एरर होता है उसको लोकेट करते हैं, फिर उसको रेक्टिफाइंग करके सस्पेंस अकाउंट को राइट अप कर देते हैं। पर ये हो गया रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में। सस्पेंस अकाउंट को बाद में क्या किया जाता है, राइट ऑफ कर दिया जाता है, क्लोज कर दिया जाता है, राइट। जब सस्पेंस अकाउंट राइट ऑफ हो गया इसका मतलब कि तुमने एरर को ढूंढकर उसमें सुधार कर लिया, उसका रेक्टिफिकेशन कर लिया। तो जनरली टेम्पोरली पर्पस है। आंसर हो गया ए, टू टेम्पोरली होल्ड द बैलेंस ऑफ करेक्ट एंट्रीज। परमानेंटली तो होगा नहीं। टू इंश्योर दैट ऑल एरर्स आर रेक्टिफाइड इमीडिएटली, बिल्कुल नहीं। रेक्टिफिकेशन आप एरर को ढूंढोगे, एरर को ढूंढने में समय लगता है, तुरंत थोड़ी ना होगा। टू शिफ्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एरर, नहीं, बिल्कुल गलत। आंसर हो गया इसका ए। नेक्स्ट, व्हाट डज द टर्म रेसिजुअल वैल्यू रेफर टू इन डिप्रिसिएशन। रेसिजुअल वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू का मतलब होता है कि एसेट्स का जो लाइफ टाइम होता है, जिससे कोई भी एसेट्स मान लो उसका लाइफ टाइम है 5 ईयर्स, तो 5th ईयर के एंड में उसको बेचने पर जो भी रिसीव्ड होगा, जो भी हमें मिलेगा, वही आपका क्या है, स्क्रैप वैल्यू, रेसिजुअल वैल्यू। क्या होगा, बी लग रहा है। द अमाउंट रिसीव्ड व्हेन द एसेट इज सोल्ड एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। यानी कि एसेट्स का जो लाइफ टाइम, आपका जो अंतिम समय आ जाता है, उस समय एसेट्स को बेचने पे जो भी मिल जाए वो हमारा क्या है, स्क्रैप वैल्यू, रेसिजुअल वैल्यू। आंसर हो गया बी। नेक्स्ट, which of the following statements about depreciation is true? Depreciation is recorded as an increase in assets, wrong। depreciation का मतलब assets डिक्रीज हो रहा है। depreciation recorded as a decrease, liability से कोई लेना देना नहीं है depreciation का। depreciation recorded as an expense, बिल्कुल। हम लोग इनकम स्टेटमेंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट में दिखाते हैं टू डिप्रिसिएशन, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। डिप्रिसिएशन इज रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस, कौन सा एक्सपेंस, नॉन कैश एक्सपेंस। डिप्रिसिएशन को नॉन कैश एक्सपेंस के रूप में प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखाया जाता है, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। आंसर हो गया सी। डिप्रिसिएशन रिकॉर्डेड एज रेवेन्यू, रेवेन्यू थोड़ी ना है, बिल्कुल एकदम जो भी इस ऑप्शन को समझ, मतलब सिंपल है, कोई भी देख के पकड़ लेगा, इतना पढ़ लिया हम लोग, फाइनल एग्जाम देने जा रहे हैं। डिप्रिसिएशन रेवेन्यू है ही नहीं, नॉन कैश एक्सपेंस है और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखाते हैं। आंसर हो गया सी। नेक्स्ट, अंडर द स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन हाउ इज द एनुअल डिप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेटेड। स्ट्रेट लाइन मेथड में, यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड को क्या कहते हैं, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहा जाता है। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, उसमें डिप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ द एसेट
और अगर स्क्रैप वैल्यू या रेसिजुअल वैल्यू है तो उसको माइनस कर देंगे, और डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट क्या होता है, एस्टिमेटेड होता है, मतलब कि एक्यूरेट नहीं होता, अनुमान पे लेते हैं कितने साल उस एसेट्स का लाइफ टाइम हो सकता है। तो देखो, तो डिप्रेशिएशन बाय डिवाइडिंग द कॉस्ट, बिल्कुल गलत। बाय मल्टीप्लाइंग द कॉस्ट, बिल्कुल गलत। एक सेकंड है, पहला लग रहा है, हाँ पहला आपका होगा बाय डिवाइडिंग द कॉस्ट ऑफ द एसेट बाय इट्स यूजफुल लाइफ। कॉस्ट में यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट से डिवाइड कर देंगे, आंसर हो गया ए। बी में मल्टीप्लाइंग नहीं, कॉस्ट ऑफ द एसेट्स को हम रेसिजुअल वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं, कॉस्ट ऑफ एसेट्स को रेसिजुअल वैल्यू से माइनस करके निकालेंगे। डिवाइडिंग द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड रेसिजुअल वैल्यू बाय द यूजफुल लाइफ, ये भी सही है बच्चों, ये यही सही लग रहा है। कॉस्ट और रेसिजुअल वैल्यू का जो डिफरेंस होगा उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, हाँ यूजफुल लाइफ से। आंसर सी होगा बच्चों, ए नहीं होगा। ए में स्क्रैप वैल्यू नहीं है, सबसे अच्छा है होगा सी आपका। इसमें कॉस्ट में स्क्रैप वैल्यू माइनस करेंगे, उसके बाद एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाइंग नहीं। आंसर हो गया इसका बच्चों सी, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। आंसर हो गया सी। नेक्स्ट, What type of reserve is created out of distributable profit to strengthen the financial position of the company? देखो, कंपनी के पास जो प्रॉफिट होता है उसका कुछ पोर्शन वो क्या करता है, फ्यूचर के लिए जनरल रिजर्व में रख लेता है। ये बच्चों आप लोगों को पता होगा, जनरल रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट फॉर फ्यूचर पर्पस, फॉर एनी जनरल पर्पस, ताकि फ्यूचर में जब पैसे की जरूरत पड़े या जब भी क्राइसिस हो, सिचुएशन खराब हो, तो ऐसे चैलेंज को फेस करने के लिए जो पैसा चाहिए वो जनरल रिजर्व से ले सकता है। तो व्हाट टाइप ऑफ रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंपनी? आंसर क्या हो गया, जनरल रिजर्व। नेक्स्ट है, व्हाट इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज? बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, एक लीगल डॉक्यूमेंट यूज टू ट्रांसफर ऑनरशिप, नहीं इस तो आपका इनवॉइस यूज होगा। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर बोरिंग मनी फ्रॉम बैंक, ये भी नहीं। ए रिटेन ऑर्डर फ्रॉम वन पार्टी, एक पार्टी जो कि लिखता है उसको क्या कहते हैं, ड्रॉवर। बिल ऑफ एक्सचेंज में बिल लिखने वाले को क्या कहते हैं, ड्रॉवर। किस पे बिल लिखता है, ड्रॉई पे। क्या क्या क्यों लिखा, तो सामने वाले पार्टी को ऑर्डर करता है कि आप पेमेंट करें, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया सी, ए रिटेन ऑर्डर फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर टू पे स्पेसिफाइड अमाउंट टू अ थर्ड पार्टी। और थर्ड पार्टी मतलब पे ही हो गया, पे ही क्या होता है, ड्रॉवर भी हो सकता है। अगर बिल को इंडोर्स्ड नहीं किया हो तो ड्रॉवर भी थर्ड पार्टी होगा। तो आंसर हो गया सी। हु इज द ड्रॉवर इन अ बिल ऑफ एक्सचेंज? बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉवर कौन होता है, जो बिल लिखता है, जो बिल पे सिग्नेचर करता है, जो लिखने टाइम। तो द पार्टी टू होम पेमेंट इज मेड, पेमेंट जो करेगा वो क्या होगा, ड्रॉई होगा, जिस पर बिल लिखा गया। द पार्टी हु रिसीव द बिल ऑफ एक्सचेंज, ये आपका इंडोर्सी हो सकता है, जो बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव करे ये भी ड्रॉई हो गया। द पार्टी हु एक्सेप्ट द बिल, ये भी ड्रॉई हो गया। द पार्टी हु साइन द बिल एंड ऑर्डर द पेमेंट, आंसर हो गया बी। ड्रॉवर मतलब जो बिल लिखता है, बिल पे सिग्नेचर करता है और सामने वाले पार्टी को पेमेंट के लिए ऑर्डर देता है, इसके लिए वो एक बिल लिखकर उस पर साइन करके देता है। तो जनरली जो बिल लिखने वाले होते हैं उनको हम ड्रॉवर कहते हैं। आंसर हो गया बी। नेक्स्ट, इफ टोटल रेवेन्यू एक्सिस टोटल एक्सपेंस इन द ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है, क्रेडिट ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं हम लोग। तो आपका क्रेडिट में अधिक आया अमाउंट, क्रेडिट मतलब टोटल रेवेन्यू, और इधर घटता है तो क्या लिखते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट से बैलेंस करते हैं। तो क्रेडिट अधिक आएगा, इसका मतलब क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रेडिंग अकाउंट रिप्रेजेंट्स ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिप्रेजेंट्स नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होगा, रेवेन्यू मतलब क्रेडिट साइड, एक्सेस होगा डेबिट साइड से, तो आपका क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। आंसर हो गया ए। चलो नेक्स्ट, बस बच्चों लास्ट है, हाउ आर ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड इन अ सिंगल एंट्री सिस्टम? सिंगल एंट्री सिस्टम में ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है? इस ट्रांजेक्शन से रिकॉर्डेड ट्वाइस तो बिल्कुल नहीं। इस ट्रांजेक्शन से रिकॉर्डेड वंस इधर एज इनकम और एक्सपेंस, बिल्कुल सही। ट्रांजेक्शन को एक ही बार रिकॉर्ड होता है, चाहे इनकम हो या एक्सपेंस हो। सी नंबर क्यों नहीं, इस ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक ओनली।
कैश बुक वाली नहीं, और भी अकाउंट यूज होते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम में, पर्सनल अकाउंट भी मेंटेन होते हैं। इस ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन जर्नल एंड पोस्टेड टू द लेजर। ये तो जर्नल लेजर बनाना, ये तो डबल एंट्री सिस्टम में हो गया। सिंगल एंट्री सिस्टम को इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम कहते हैं, और इसमें हम लोग प्रॉफिट का कैलकुलेशन करने, माने इसमें जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया जाता है, कैश बुक बनाया जाता है, कुछ इंपॉर्टेंट पार्टीज का अकाउंट ओपन किया जाता है। तो आंसर हो गया इसका बी, क्योंकि फर्स्ट तो होगा नहीं। इस ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड ट्वाइस, ये तो डबल एंट्री सिस्टम में आ जाएगा। इस ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, ये डबल एंट्री सिस्टम में आ जाएगा। इस ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन जर्नल लेजर, ये सब डबल एंट्री सिस्टम में। सिंगल एंट्री सिस्टम में ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड होता है, तो इस ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड वंस इधर एज एन इनकम और एक्सपेंस। डबल एंट्री एक ही बार रिकॉर्ड होगा, दो बार दो साइड में हम दिखाएंगे तो डबल एंट्री हो गया ना, तो रिकॉर्डेड वंस। आंसर हो गया इसका बी। ओके बच्चों, तो हमारे पास शुभ 51 क्वेश्चंस थे, और ये आपका आज का लेक्चर आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्प करेगा बच्चों। ठीक है, तो आप लोग जैसे भी आप लेक्चर देखोगे तो पहले क्या करो, जो भी आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा पहले वीडियो पॉज करके पहले उसका एक आंसर अपने मन में रख लो, फिर कंटिन्यू करो। ऐसे करो, खुद एक तरह से टेस्ट दो अपने आप को। तो चलो बच्चों, मिलते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट में। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है क्लास 11th अकाउंटेंसी एग्जाम सपोर्ट पैकेज लेक्चर 1। थैंक यू बच्चों।